तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। हम मैटर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देख लिए कितने टाइप के मैटर होते हैं, फिर उसके पार्ट को डिवाइड करके देख लिए। अब आगे देखेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का एक मेजरमेंट होता है। ओके, तो इसमें देखेंगे कि मैटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी हम कैसे मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो ये जो मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन होता है वो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, तो इसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, और कॉम्पोजिशन, यानी आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ये दो चीज़ें हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होती हैं। अब इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। अब पहला एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। अगर मोम पिघलता है तो वो पिघलने के बाद भी मोम ही रहता है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है या कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होता है। उसी तरह से कटिंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी को हम काट देते हैं तो वो कटने के बाद भी उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा और कॉम्पोजिशन भी वही रहता है। यानी ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कटिंग ऑफ वुड। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जब हम देख लेंगे तो दोनों जब साथ में कंपेयर करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है। ओके, तो दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है तो इसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रहा है, उसमें आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन चेंज रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टी का डिफिनेशन होता है केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू ओकर, मतलब इसमें एक केमिकल चेंज होता है। जैसे बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स को अगर हम लोग जला देते हैं तो वो जल जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है जब जलाते हैं उसे। तो एंड बर्निंग ऑफ वुड, वुड बर्न होने के बाद कार्बन रिलीज करता है, यानी इसमें एक केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, वैसे फिजिकल चेंज में क्या था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स बस पिघल जा रहा था, लेकिन इसमें बर्निंग ऑफ वैक्स में वैक्स जल के पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये केमिकल चेंज है और ये फिजिकल चेंज। तो ये इससे पता चलता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, कॉम्पोजिशन भी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें दोनों चेंज हो जाते हैं और एक केमिकल चेंज होता है। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, डेंसिटी हुआ, तो इनको मेजर कैसे करते हैं। ओके, तो इनका मेजर करने की तरीका होता है, जैसे कोई रॉड है, ये रॉड है, इसकी लेंथ जो है 6 मीटर है। तो 6 क्या है, 6 एक नंबर है और मीटर एक यूनिट है। तो किसी भी चीज़ को अगर मेजर करते हैं तो उसमें एक हम नंबर लिखते हैं और उसके साथ यूनिट को डिनोट करते हैं। यूनिट जो बताता है वो फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये मीटर है तो मीटर लेंथ को बताता है, यानी ये रॉड कितनी लंबी है। ओके, अगर केवल 6 लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि 6 क्या है, 6 सेंटीमीटर या किलोमीटर। आगे मीटर लिख दिया यानी 6 मीटर है। ओके, अब इसे आगे हम सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब में चेंज कर सकते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे से चेंज हो सकती है, उसका भी अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें हम आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहला होता है लेंथ। लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ओके, ये सिंबल है लेंथ का, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर।
एसआई यूनिट जिसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। ओके, तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, और मीटर को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी होता है मास। मास को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल स्मॉल एम होता है और इसका यूनिट जो होता है वो किलोग्राम। ऐसा यूनिट किलोग्राम, और इसको हम लोग केजी से लिखते हैं। तीसरा है टाइम यानी समय, इसे हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, और इसका होता है सेकेंड, और इसे स्मॉल एस से लिखते हैं। ये तीनों ज़्यादातर यूज होते हैं, इसलिए ये तीनों तो आपको पता ही होगा। अब चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। पांचवा है टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन, और केल्विन को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। छठवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है मोल, और मोल को हम लोग MOL ऐसे लिखते हैं। ये इसका यूनिट होता है। सातवां होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हम IV से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, जिसे हम CD, ये CD है, दिख नहीं रहा, CD, ये इसका सिंबल होता है। तो ये हमारे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओके, और इन्हीं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को मिलाकर हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज बनते हैं। तो 2 फिजिकल क्वांटिटी को मिलाकर डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी। बेसिकली हमारी फिजिकल क्वांटिटी, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो यही 7 होते हैं। ओके, अब आगे हम कुछ बेसिक प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे। प्रीफिक्स मतलब जो मेन यूनिट है उसके आगे यूज होते हैं। ओके, जैसे सेंटी, ये मीटर के आगे यूज होता है। मीटर हमारा क्या है, बेस यूनिट है। मीटर के आगे अगर हम सेंटी लगाते हैं, ये प्रीफिक्स, तो ये सेंटीमीटर हो जाता है, और इसे हम, इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल c होता है। 10⁻⁻², यानी 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर। इसी तरह से सेंटी के बाद आता है डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। अभी यहीं तक देखते हैं। इसे स्मॉल c, स्मॉल d, और इसमें स्मॉल d और a लेते हैं, क्योंकि दोनों DADC हैं तो एक और यूनिट लेते हैं। ये h होता है और ये स्मॉल k। ये 10⁻², फिर ये 10 स्क्वायर, 10 क्यूब। जैसे ये था सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, उसी तरह 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। अब इसमें हम देखते हैं मास और वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। मास होता है किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट मैटर का प्रेजेंट है उसे हम मास बोलते हैं, और वेट जिस फोर्स से ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसे वेट बोलते हैं। यानी मास जो होगा वो कांस्टेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी का जो मास है, मतलब इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं, किडनी, फेफड़ा सब मिलाकर, तो ये जो अमाउंट आएगा ये मास होगा, ये हर जगह कांस्टेंट होगा।
हम अर्थ पे रहें या मून पे चले जाएं या किसी उल्का पिंड पे चले जाएं, शनि ग्रह पे चले जाएं, बृहस्पति ग्रह पे, हर जगह हमारा मास सेम होगा, क्योंकि उतना ही किडनी कपड़ा लेकर हम हर जगह ट्रेवल करेंगे। लेकिन वेट मतलब जिस फोर्स से जिस ग्रह पे गए हैं हम, उस जिस फोर्स से वो खींचेगा वो वेट हो जाएगा। जैसे अर्थ पे हमारा वेट अगर 100 kg है तो वहाँ पे 1/6 हो जाता है मून पे, तो वहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स कम होता है, तो वहाँ कम ग्रेविटी फोर्स लगता है, इसलिए हमारा वेट कम हो जाता है, लेकिन मास हमारा वही रहेगा, उतना ही रहेगा 100। ओके, तो मास हमारा वेरी नहीं करता है, केवल वेट वेरी करेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, और डिफिनेशन यही होता है कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट एंड वेट इज द फोर्स एक्जेक्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, और ये वेट जो चेंज हो रहा है वो किस वजह से चेंज होता है, कौन सा फैक्टर जिसकी वजह से चेंज हो रहा है, ये बस ध्यान देने वाली बात है। तो ग्रेविटी जो होती है वो चेंज करा देती है वेट को। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी घटेगी उस तरह से वेट बढ़ेगा और घटेगा। आगे अगर हम यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं बेस यूनिट में, मास भी होता है, जैसे लेंथ टाइम वैसे ही मास। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, वेट में होता है मास और ग्रेविटी। मास और ग्रेविटी दोनों के यूनिट से मिलकर ये यूनिट आता है। मास का यूनिट क्या है केजी, और ग्रेविटी का यूनिट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के न्यूटन बनता है एक यूनिट। तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट, और ये बेस यूनिट था। और ये ग्रेविटी जो है ये भी डिराइव्ड यूनिट ही है। इसमें मीटर और सेकेंड ये दोनों मिलकर ग्रेविटी को बनाते हैं जी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो बना हुआ है, इन तीनों को मिलाकर फिर बनता है न्यूटन। अगला टॉपिक है वॉल्यूम। आगे हम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाई ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कोई भी एक, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कितना स्पेस ले रहा है, जब इसे हम फाइंड करेंगे तो वो वॉल्यूम बताएगा। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब या लेंथ क्यूब। जरूरी नहीं कि मीटर ही हो, लेंथ क्यूब, लेंथ की जगह कुछ भी आ सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर। ओके, तो ये लेंथ क्यूब इसका यूनिट होता है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है, क्यूब के लिए अलग होता है। क्यूब के लिए साइड क्यूब हो जाता है, अगर क्यूबॉइड के लिए निकालना है तो क्यूबॉइड तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये इससे क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा, इससे क्यूबॉइड। ये मैथ का चीज़ है। ओके, अब वॉल्यूम का यूज इसमें होता है कि जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं इसका लेंथ ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, ऊंचाई इसकी, और ब्रेथ भी 1 है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो होता है केमिस्ट्री में, इसे हम लोग, इसमें कुछ टर्म होते हैं जिसे कन्वर्ट करके यूज करते हैं, कुछ फार्मूले में इसका यूज होता है। तो दो कन्वर्ट करने वाले चीज़ होते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और दूसरा होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं। ओके, तो आप इसे याद कर सकते हैं। केमिस्ट्री में वॉल्यूम मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ब्यूरेट। ब्यूरेट से भी हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, लिक्विड मेजर करते हैं। जिसका फिगर तो हम नहीं बना सकते, लेकिन आप नेट पर देख सकते हैं। एक स्ट्रॉ टाइप का ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब होता है जिसमें मेजरमेंट लिखा होता है, और नीचे छिद्र होता है, यहाँ से पानी गिरता रहता है।
तो इसका यूज होता है केमिस्ट्री में, जब हम रिएक्शन करते हैं, प्रेसिपिटेशन बनाते हैं तब। और एक होता है पीपेट, इससे वाटर मेजर करते से 50 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर हमें वाटर लेना है तो उसके हिसाब से मेजर कर लेते हैं, और मेजर करके फिर हम उसमें रिएक्शन में डालते हैं। तो ये सिलेंडर टाइप का होता है, इसे पतला सा होता है, इसमें मेजरमेंट लिखा होता है 50, 100। तो इससे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं वाटर का, फिर इसे रिएक्शन में यूज करते हैं। तीसरा होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ये भी मेजर करता है, ये इन सबसे थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता, बस समझा रहे हैं हम, ऐसा ही होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। ये है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसमें भी मेजरमेंट लिखा होता है, बिना मेजरमेंट आखिर कैसे पता चलेगा वॉल्यूम कितना हुआ कितना नहीं। तो मेजरमेंट इसमें लिखा होता है, इसी वजह से इसे यूज करते हैं। नहीं लिखा होगा तो हम कुछ भी यूज कर लेंगे, कोई काम का नहीं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एक फ्लास्क होता है, ये इन सबसे अलग होता है, ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा होता है नीचे से फ्लास्क टाइप। इसका अमाउंट 1 लीटर, कम ज़्यादा भी हो सकता है, 2 लीटर, जिस हिसाब से हमें यूज करना है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये हो गया। तो ये 4 जो होते हैं वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस इंस्ट्रूमेंट, तो इससे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं लिक्विड, और फिर इसे यूज करते हैं रिएक्शन में, लैब में, और ये आपको लैब में ही देखने को मिलेगा। नेट पर भी देख सकते हैं हम। वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, अब अगला टॉपिक डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो मास और वॉल्यूम से ही मेजर किया जाता है। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ का मास हमें पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, या मास डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम पता है तो मास निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। बट ये डेंसिटी का फार्मूला आता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा मास का जो होता है केजी, किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा केजी अपॉन मीटर क्यूब। और ये कैसा यूनिट होगा? बेस यूनिट? नो, ये डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये 2 बेस यूनिट से मिलकर बन रहा है। केजी एक बेस यूनिट है मास का, मीटर क्यूब में मीटर जो है लेंथ का है, तो ये इन दोनों से मिलकर बन रहा है, इसलिए ये डिराइव्ड यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है। तो डेंसिटी को हम मास अपॉन वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। किसी भी डेंसिटी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी का सब्सटेंस नहीं निकलेगा, तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालेंगे तो मास पर वॉल्यूम कर देंगे तो वो निकल जाएगा, और आगे यूनिट लगा देंगे। अगर मास कम है, जैसे ग्राम में है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ग्राम पर सीसी ये भी एक यूनिट होता है इसका, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ग्राम में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो हम ग्राम पर मीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, या इसे हम केजी में चेंज कर लें, या फिर ग्राम ऐसा ही रहने दें, ठीक, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लें। ये एक अच्छा तरीका होता है डिनोट करने का यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगला है टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो सेंटीग्रेड क्या है? इसका यूनिट है। इसके और भी यूनिट होते हैं, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, और भी होते हैं। हम यहाँ पे 3 के बारे में जानेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन सबको कन्वर्ट कैसे करते हैं? सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फार्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। यानी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे वो वैल्यू, जैसे
बॉडी का टेम्परेचर हमारे कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 इसमें रख दीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो फ़ारेनहाइट में आएगी, तो पता चल जाएगा हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 9/5 इंटू 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9 इंटू 37 3/5 प्लस 32 इक्वल टू 66.6 प्लस 32 0.689 98.6 फ़ारेनहाइट। इतना फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर होता है। ओके, तो आप देख लीजिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में यूज करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है और कैसे निकालते हैं वैसे। ओके, अब फ़ारेनहाइट से केल्विन, तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में अगर चेंज करना है तो आप फ़ारेनहाइट से पहले सेल्सियस में उसे चेंज कर लीजिए, फिर सेल्सियस से केल्विन में, क्योंकि ये आसान होता है। केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने का फार्मूला होता है केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। वेरी सिंपल। डिग्री सेंटीग्रेड में आप इतना जोड़ दीजिए केल्विन आ जाएगा, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन 37 के बराबर है। ओके, तो इस तरह से हम इसे आपस में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितने यूनिट है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, और तीनों को आपस में हम चेंज भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, इसे ये एक्सपोनेंट है। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। केमिस्ट्री में जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, नंबर बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर जो लिखना पड़ता है बहुत जीरो आ जाते हैं, या बहुत छोटा नंबर आता है, तो उससे हम छोटा करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम उन सारे नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, n क्रॉस 10 टू द पावर स्मॉल n। ओके, तो इसका भी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे ये नंबर है, इस नंबर से हम आपको समझाते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो इसमें जो नंबर होता है उस नंबर को पूरा लिखा जाता है, बस इसमें डेसिमल का यूज किया जाता है, और बाकी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आते हैं उन्हें 10 के मल्टीपल में करके उसका पावर लिख देते हैं। ओके, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो इसे देखते हैं। इसमें हम पीछे से गिनते हैं कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल का यहाँ पे लिखते हैं, यानी हम इसे लिखेंगे 5.67। ये नहीं कि जीरो यहाँ पे है तो हम लोग लिखते हैं 567.00 10 टू द पावर 8, ऐसा नहीं लिखते हैं। 5.76 यानी आगे का जो एक नंबर है उसे छोड़ के उसके बाद दशमलव लगा देंगे, डेसिमल यूज कर देंगे। तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर, अब कितना हो जाएगा 10 के पावर, जब केवल जीरो था तो 10 टू द पावर 8 था, लेकिन अगर 2 पॉइंट और आगे बढ़ गए तो हो जाएगा 10 टू द पावर 10। ओके, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हम लोग 6.022 इंटू 10 की पावर 23 देखते हैं, जो आप आगे देखेंगे मोल में। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अगर इसे पूरा खोल देंगे हम लोग तो हो जाएगा 6022, इसके बाद 20 जीरो आएंगे, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, और ये इसका साइंटिफिक नोटेशन था, मतलब इसके आगे 20 जीरो और जाएंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन जो होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये कैसे होता है वो भी हम देखते हैं आगे। तो ये है हमारे सामने नंबर, 2 नंबर साइंटिफिक नंबर है। साइंटिफिक नंबर क्यों है, क्योंकि ये 6.2 लिखा हुआ है और 10 का पावर है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, यानी ये साइंटिफिक नंबर्स हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जो नंबर्स हैं, ये नंबर और ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 10 के पावर को ऐड कर देंगे।
तो इसे लिख देते हैं 6.2 इंटू 6.9, इसे एक साथ ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 10⁻7 इंटू 10⁻9। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.2 इंटू 6.9 को, तो आएगा 42.78, और इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी 10⁻7 + 9, तो ये हो जाएगा 42.78 इंटू 10⁻16। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नो, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। इसके बाद हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा इसे भी, यानी ये डेसिमल यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, तो 4.278 इंटू 10⁻17, दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये सही हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसे देखते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिवीजन देखते हैं। तो 3.5 इंटू 10⁻5 अपॉन 7.0 इंटू 10⁻7, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, दोनों बिल्कुल सही है। अब आगे इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ओके, तो 3.5 डिवाइड 7, और इन दोनों को अगर एक साथ लेंगे 10⁻⁻5 इंटू 10⁻, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -7। अब इसमें 3.5 से 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 इंटू, अब इसमें 10⁻⁻5 इन -7, 0.5 इंटू 10⁻⁻5 और -7 ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -12। और आप जानते हैं कि ये फाइनल आंसर नहीं है। आगे क्या करेंगे, ये जाएगा 6, यानी 5.0 इंटू 10⁻, तो ये -12 जो होगा वो -13 हो जाएगा, यानी एक नंबर बढ़ जाएगा। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है जब माइनस वाला टर्म आता है, प्लस वाले में तो हो जाता है, माइनस में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप इसका 2-3 क्वेश्चन और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि माइनस में कैसे चेंज होता है। जब डेसिमल आगे पीछे रिप्लेस करता है तो 10 के पावर में माइनस कैसे बढ़ता है और घटता है। तो इसके लिए आप और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब हम एडिशन देखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन। यहाँ पर दिया हुआ है 3.45 क्रॉस 10⁻5, 4.6 क्रॉस 10⁻6, दोनों साइंटिफिक नोटेशन में, कुछ चेंज नहीं है, करना है, दोनों सही है। तो एडिशन में एक चीज़ ध्यान देने योग्य होती है कि जब हम एडिशन करते हैं तो इनके पावर को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका 10⁻5 है, 10⁻6 है, या इसे आप 6 कर लीजिए या इसे 5, तो इसे हम 6 कर देते हैं। तो जब 10⁻6 करेंगे तो दशमलव आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.345 इंटू 10⁻6 प्लस 4.6 क्रॉस 10⁻6। अब इसे ऐड करना आसान हो जाता है। अब इसमें हम 4.6 प्लस 0.345 को ऐड करके एक साथ पावर यहाँ लिख सकते हैं। 4 पॉइंट हम इधर लिख दिए हैं, ये इधर। ओके, अब इसे आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.945 क्रॉस 10⁻6, ये आंसर है। ओके, तो इसमें बस एक चीज़ ध्यान देने वाली थी कि पावर आपको सेम करना है। ओके, और सेम चीज़ आपको सब्सट्रैक्शन भी यही करना होगा। सब्ट्रैक्शन में सेम चीज़, इसमें भी आपको पावर पे ही ध्यान देना है। अब इसमें देखिए ये दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻2 माइनस 4.8 इंटू 10⁻3, तो इनमें दोनों का पावर अलग अलग है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, तो हम इसे -2 में चेंज कर लेते हैं। ये -2 ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻2 माइनस 0.48 क्रॉस 10⁻²। अब यहाँ क्या हो गया, पावर सेम हो गया, तो हम सीधे इसे माइनस कर सकते हैं। 2.5 माइनस 0.48 और माइनस करने के बाद सीधे लगा देंगे 10⁻²। जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 2.02 इंटू 10⁻²। दिस इज द आंसर। ओके,
तो हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन चारों चीज़ देख चुके हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर। इसका भी बहुत यूज होता है जब हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में यूज होता है। एक चीज़ है लास्ट में यूज होने वाली चीज़ है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। आप इसे भी देख लें, हम आगे इसे बताते हैं।